यह घटना जनवरी 1959 की है। रूस के हाइकिंग विशेषज्ञों का एक समूह, जिसमें कुल 9 लोग शामिल थे, स्याखल पर्वत पर हाइकिंग के लिए निकले। इस समूह का नेता इगोर डायटलोव था और उनके साथ कुछ छात्र भी थे। उन्होंने उत्साह में हाइक करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन यह किसी ने नहीं सोचा था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। 28 जनवरी को जब वे स्याखल की पहाड़ी पर पहुंचे तो उन्होंने वहां कैंप लगाने का फैसला किया। रात को वहीं सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन वे छात्र लगातार अपनी यूनिवर्सिटी के कुछ दोस्तों को अपने इस एडवेंचर के बारे में इन्फॉर्म करते रहते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने कांटेक्ट करना बंद कर दिया। जब उनकी खबर आनी बंद हुई तब उनके पेरेंट्स अथॉरिटीज के पास पहुंचे और एक रेस्क्यू टीम को भेजा गया। काफी ढूंढने के बाद 26 फरवरी को उन्हें वह लोकेशन आखिरकार मिल गई जहां उन्होंने कैंप लगाया था, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। उनके टेंट्स की हालत देखकर बस यह अंदाजा लगाया गया कि यह लोग किसी चीज से डरकर नंगे पैर ही टेंट से भागे हैं, क्योंकि उनका पूरा सामान वहीं पड़ा था, जिनमें उनके गर्म कपड़े, उनके शूज, कैमरे, सब कुछ वहीं छोड़कर नंगे पैर भागे हैं, बर्फ पर अपने फुटप्रिंट्स छोड़कर। टेंट अंदर से फटा हुआ था, जैसे वह फाड़कर बाहर निकले हों। और फिर वही हुआ जिसका डर सबको था। एक एक करके उनकी डेड बॉडीज मिलती गईं, अलग अलग लोकेशंस पर। सबसे पहले 2 बॉडीज रुस्तम स्लोबोडिन और यूरी क्रिवोनिशेंको की मिली। सीडर ट्री के पास मिली, बिना जूतों के और सिर्फ अंडरवियर में। उनकी बॉडीज देख के लगता था कि वह किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे। रुस्तम के सिर पर फ्रैक्चर था, लेकिन वह फेटल नहीं था। लगता है कि वह ठंड से तड़प तड़प कर बेचारा मर गया। तीसरी बॉडी उनके लीडर इगोर डायटलोव की मिली। इगोर की बॉडी टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर मिली। वह भी बिना जूतों के था और उसके हाथ में एक डंडी थी। उसके चेस्ट पर फ्रैक्चर था, लेकिन उसकी डेथ भी हाइपोथर्मिया, ठंड से की वजह से ही हुई। चौथी बॉडी जीना कोलमोगोरोवा की थी। जीना की बॉडी इगोर के पास ही मिली। वह भी बिना जूतों के थी और उसकी डेथ भी हाइपोथर्मिया से हुई। पांचवी बॉडीज ल्यूडमिला डबिनिना, सेमेन जोलोटारियोव और निकोलाई थिबेब्रिग्नोल की थीं। यह तीनों बॉडीज एक नदी के पास मिली और इनका हाल सबसे ज्यादा डरावना और मिस्टीरियस था। ल्यूडमिला और सेमेन की आंखें और जुबान मिसिंग थीं। उनकी चेस्ट पर इतने जोर से फ्रैक्चर थे कि जैसे किसी भारी ट्रक से चेस्ट को दबाया गया हो। निकोलाई के सिर पर एक बड़ा फ्रैक्चर था, जैसे किसी बड़े वेपन से मारा गया हो। आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ था? बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स आगे आए, दिन रात एक करके कोशिश की, लेकिन सिवाय थ्योरीज के और कुछ भी सामने ना आया। थ्योरी भी कोई खास निकल कर नहीं आई जिससे कुछ साबित हो सके। कुछ लोग कहते हैं कि यह स्नो स्लाइड की वजह से हुआ, हाइकर्स डर के मारे टेंट से भाग गए। लेकिन टेंट बिल्कुल सही था और इस चीज का कोई प्रूफ नहीं मिला। उरल माउंटेन्स में उस टाइम मिलिट्री टेस्टिंग होती थी। कुछ लोग कहते हैं कि किसी सीक्रेट वेपन या एक्सप्लोजन की वजह से हाइकर्स डर गए और भाग गए। कुछ लोग सुपरनैचुरल फोर्सेज जैसे येती, स्नो मॉन्स्टर का नाम लेते हैं। उनका कहना है कि हाइकर्स किसी डरावनी चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि इंफ्रासाउंड, जो हम सुन नहीं सकते, की वजह से हाइकर्स को डरावनी आवाजें सुनाई दी होंगी, जिससे वह पैनिक में भाग गए। आखिरकार इस जगह को उनके लीडर इगोर डायटलोव के सरनेम से जाना जाने लगा और तभी से इसका नाम डायटलोव पास या डायटलोव इंसिडेंट फेमस हुआ। 1959 में सोवियत अथॉरिटीज ने केस को क्लोज कर दिया और कहा कि हाइकर्स की डेथ अननोन नेचुरल फोर्स की वजह से हुई। लेकिन 2019 में रशिया ने केस को दोबारा ओपन किया और कहा कि स्नो स्लाइडिंग की वजह से हुआ था। लेकिन यह थ्योरी भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं करती। आज भी डायटलोव पास इंसिडेंट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कोई नहीं जानता कि उस रात वहां क्या हुआ था। क्या वह किसी नेचुरल डिजास्टर का शिकार थे या किसी सुपरनैचुरल फोर्स ने उन्हें टारगेट किया? यह सवाल आज भी लोगों को डराते हैं। आपको क्या लगता है उस रात वहां क्या हुआ होगा? क्या तुम सुपरनैचुरल थ्योरीज पर यकीन रखते हो?